हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने जो पिछली बार पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, उसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। पहला तो ये था कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको कि लोग कंप्लीट थ्योरी मान रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखने लगी। कब? जब हमारे सामने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए, हमारे सामने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए जिन ऑब्जर्वेशंस को समझाना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा था। मतलब जो लोग उस समय के वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, वो अपने तत्कालिक ज्ञान से उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा पा रहे थे कि वो कैसे हो रहे हैं। उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था, एक्सरे एमिशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, लाइन स्पेक्ट्रम था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स थी। ऐसे कई सारे प्रयोग थे, तो उनको समझाने में सक्षमता नहीं हो रही थी। अब उस दौरान 1900 में मैक्स प्लैंक क्या करते हैं, एक नया सा विचार लाते हैं क्वांटम ऑसिलेटर्स का। बिल्कुल नया विचार था, क्योंकि ऑसिलेटर्स सामान्य रूप से क्या होते हैं। देखो आप बच्चों, आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप किसी, मान लो कोई छत, कोई कील है, कील से हमने एक डोरी बांध दी और एक पत्थर उसमें बांध कर लटका दिया और फिर उसको हमने इस तरह से ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, तो ये हमारा सिंपल ऑसिलेटर है, क्लासिकल ऑसिलेटर है। इसकी खास बात ये होगी कि आप जिस भी एनर्जी से इस पत्थर को टैप करोगे, ये उसी हिसाब से अपने आप को ऑसिलेशन में ले आएगा। जोर से करोगे तो इसके एम्पलीट्यूड बढ़ा रहेगा, धीमे करोगे तो एम्पलीट्यूड इसका कम रहेगा। वेरी ऑब्वियस सी बात है। यानी जो एनर्जी दोगे ये वो ले लेगा, इसकी कोई चॉइस नहीं है। ज़्यादा दे दी तो ज़्यादा, कम दिया तो कम ऑसिलेशन। हाँ, आपने एनर्जी इतनी दे दी कि हो सकता है वो एनर्जी लेकर के इतनी तेज़ी से घूमे कि डोरी टूट जाए, तो ठीक है, डोरी टूट जाने देगा, लेकिन वो सिस्टम एनर्जी अडॉप्ट कर लेगा। तो क्लासिकल बिहेवियर ऐसा होता है कि हम जिस भी एनर्जी पर सिस्टम को सप्लाई करते हैं, वो सारी एनर्जी सिस्टम उसी समय हमसे ले लेता है, रिसीव कर लेता है। कोई चॉइस नहीं होती कि नहीं भाई इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। भले वो सिस्टम उसको ब्रेक कर दे, भले वो एनर्जी लेकर के वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, जल जाए, उसमें हीट इतनी क्रिएट होगी वो हीट उसको जला दे, उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी डोरी टूट जाए, बट वो सिस्टम उस रिसीव करने के लिए बाध्य रहता है, उसकी चॉइस नहीं रहती। ये होता है क्लासिकल ऑसिलेटर। क्वांटम ऑसिलेटर का सिद्धांत जो प्लैंक ने प्रस्तुत किया, वो उन्होंने ऐसे किया कि नहीं भाई, ऐसे भी ऑसिलेटर्स हम मान सकते हैं जो जिस चाहे एनर्जी को नहीं लेंगे, वो एनर्जी के बारे में एक चॉइस रखेंगे। मतलब वहाँ ऐसा होगा कि आप अगर एनर्जी दोगे तो सिस्टम कहेगा कि मैं एनर्जी इस तरह से लूँगा, 2 की टेबल के हिसाब से। मान लो ये कुछ जूल है, तो उसने कहा कि मैं केवल एनर्जी 2 जूल, 4 जूल, 6 जूल, 8 यही ले सकता हूँ। कौन कौन सी नहीं लूँगा? 1 जूल नहीं है, मेरे लिए मना है। 3 जूल मना है। 5 जूल मना है। 7 जूल मना है। 9, 11 ये सारा मना है। मना मतलब आप अगर देना चाहोगे तो सिस्टम लेगा ही नहीं, और ना जब लेगा नहीं तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करेगा। उसकी एनर्जी 2 है, आपने उसको सोचा कि लाओ 1 दे करके उसकी एनर्जी 3 कर दें, सिस्टम लेगा ही नहीं, अडॉप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी नियमों के खिलाफ है। अब इस तरह के अब अगर हम सोचें तो हमें ऐसे दिखते तो हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब जैसे आप गए लोग कि नहीं मैं वही खाना खाऊंगा जिसमें लहसुन प्याज ना हो, या मैं खाना सूर्यास्त के पहले ही खा लूँगा, या मैं खाने में केवल फल खाऊंगा, या खाने में केवल शाकाहार लूँगा। ऐसे रिस्ट्रिक्शन लोग रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो दिन के किसी भी समय उनको भोजन मिल जाए खा लेते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं, सुबह शाम शाकाहार मांसाहार कुछ नहीं है। तो हम दोनों तरह के सोसाइटी में ऐसे ऑब्जर्वेशन तो पाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी ऐसा हो सकता है। ये चीज़ पहली बार प्लैंक ने सोचा, और प्लैंक ने इस तरह की एनर्जी रखने वाले सिस्टम्स को क्वांटम ऑसिलेटर कहा। और इसी क्वांटम ऑसिलेशन के सिद्धांत को मानते हुए जो प्लैंक हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम ऑसिलेटर एंड क्लासिकल ऑसिलेटर, एंड उन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, क्योंकि उसी चीज़ को आधार बनाकर ही हम
ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे और प्लैंक के फॉर्मूले को भी थोड़ा सा गहराई समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन लिखें, डिफरेंशिएट मतलब विभेद करिए। डिफरेंशिएट मतलब वो मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएट का मतलब है अंतर बताइए, पहचानिए, भेद बताइए दोनों का। डिफरेंशिएट द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ classical oscillator, differentiate the energy spectrum of classical oscillator and quantum oscillator. Differentiate the basic principle of classical oscillator and quantum oscillators. यहाँ पे लिखें the basic characteristic of classical oscillator suggested that such oscillating systems may absorb the energy in continuous form. Full stop. Such systems never offer any restriction over the amount of absorbed energy. Restrictions over the amount of absorbed energy. Whereas the quantum oscillators are very much different in terms of energy conditions. Such oscillators may absorb energy in certain discrete amount. Full stop. This discreteness in energy is represented by Planck's relation, E is equal to NH nu. Where n is integer, h is Planck constant, and nu is the frequency of oscillator. Full stop. Frequency of oscillator. Full stop. Graphically these energy conditions may represent by following energy diagram. energy diagram. दो एनर्जी डायग्राम हम बनाएंगे। जैसे अगर हम कहें ये x एक्सिस है हमारी, y एक्सिस है, इस पे हम एनर्जी को दिखा रहे हैं, और x एक्सिस पर जो आपका सिस्टम है, सिस्टम कुछ डायमेंशन होगी ना। जैसे आप सोचे कोई तार है जिसकी लंबाई मालूम है, कोई शीट है जिसकी लंबाई चौड़ाई मालूम, इस तरह से कुछ है। तो मान लो वन डायमेंशन केस है जिसकी डायमेंशन 0 से लेकर के a तक है। वन डायमेंशनल बॉक्स मान लो, एक तार मान लो, इसके अंदर जिसके अंदर वो एक कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, तो ये एक तरह से उसकी डायमेंशन वाली यूनिट है।
तो ये वाली जो है हमारा एक्सिस वो डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन। तो अगर हमारे पास 1 डायमेंशन है तो ये डायमेंशन की एक्सिस है, हम अभी 1 डायमेंशन ले रहे हैं। इधर एनर्जी देखेंगे तो अब क्या होगा, अगर हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर है, क्लासिकल ऑसिलेटर ऐसा है जैसे आप मान लो इस तरह से स्प्रिंग लगा है, ये बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है ये यहाँ से, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहाँ से ए इधर खिसक सकता है और यहाँ से ए डिस्टेंस इधर खिसक सकता है। तो दोनों तरफ ये ए, इसकी मीन पोजीशन से कभी भी हम इसकी अधिकतम ए यहाँ मानेंगे, अधिकतम ए यहाँ मानेंगे। इस दौरान जो भी एनर्जी रखेगा उन एनर्जी की वैल्यू को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह का कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का एक कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा। कंटिन्यूअस ग्राफ होने का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ 1 जूल है तो बिल्कुल 1 जूल से भी ये ऑसिलेट कर सकता है। इसके बगल में एक एनर्जी लेवल है 1.001 जूल। बिल्कुल अगर आप इतनी प्रिसाइज एनर्जी दे दोगे तो ये उससे भी ऑसिलेट करेगा। इसी में ही एक लाइन है 2 जूल, तो अगर आपने 2 जूल दे दी तब भी ऑसिलेट करेगा, आपने 2.5 दी तब भी ऑसिलेट करेगा। मतलब कोई ऐसी कोई इसकी नखरे नहीं है। जो आप सिस्टम को एनर्जी दोगे इट विल एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी हैप्पीली। So this is a continuity, nothing discreteness, everything is continuous, all kind of energies are possible जो कि इसको हम दे सकते हैं। ये किसका बिहेवियर है? ये क्लासिकल बिहेवियर है। ये हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर का बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ द क्लासिकल ऑसिलेटर। नाउ कम्स टू द, कहाँ गया? Now comes to the क्वांटम ऑसिलेटर। क्वांटम ऑसिलेटर में क्या हुआ, वैसा ही स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आपने कहा, देखा क्या, सिस्टम ने कहा मैं या तो एनर्जी रखूँगा h न्यू के बराबर, या एनर्जी 2h न्यू के बराबर, या एनर्जी 3h न्यू के बराबर, ऐसे ही जो भी आप कह रहे हो nh न्यू के बराबर, बस। तो आप देख रहे हो एनर्जी h न्यू पॉसिबल है, फिर अगली 2h न्यू पॉसिबल है, 1.5 h न्यू नॉट अलाउड, 1.999 h न्यू नॉट अलाउड। अलाउड क्या है, इधर h न्यू और 2h न्यू, तो यहाँ या फिर यहाँ, बीच में कोई मोल भाव की आवश्यकता की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, सपोज ये भी वही है, 0 से a है और ये हमारा एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, तो ये है। तो दिस इज द क्वांटम ऑसिलेटर, क्लासिकल ऑसिलेटर, क्वांटम ऑसिलेटर। ये 2 ऑसिलेटर्स हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, डन। इसको समझना ज़रूरी था क्योंकि भाई इसको बिना समझे तो आगे हमें बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें बताई तो जाएंगी लेकिन आपको लगेगा कि ये सब हाइपोथेटिकल है, इसे हवा हवाई जैसा कुछ चलता रहेगा। चलो प्यारो, फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और आपके सिलेबस यूनिट नंबर 1 का जो अगला टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पढ़ना है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है। ब्लैक बॉडी समझोगे तभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व भी आप समझ पाओगे। चलो लिखें, एनी ऑब्जेक्ट, हेडिंग लिखोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हेडिंग है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले तो ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ बात करेंगे, देन फिर हम उसके रेडिएशन के कर्व के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एनी टेम्परेचर, एनी ऑब्जेक्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट एनी टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूसली emitting and absorbing radiation
at any temperature is continuously emitting and absorbing the radiation। जैसे कि अभी आप लोगों ने वो कोरोना टाइम में बहुत सारे उस तरह के थर्मामीटर चले थे कि कोई व्यक्ति खड़ा है और तुरंत उसके सामने ऐसे रखते हैं और उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं, या बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर ऐसे पैनल लगा रखे थे लोगों ने कैमरे में कि सामने से आता हुआ व्यक्ति है तो उसमें चित्र में रंग बिरंगा दिखाई पड़ता था, लाल नाक लाल और माथा लाल, नाक नीली, इस तरह से दिखाई पड़ता था, पीला। तो उससे क्या होता था, वो कैमरे क्या करते थे, वो थर्मल सेंसर्स थे। थर्मल सेंसर्स क्या करते थे कि सामने जो आ रहे हैं लोग, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर होने की वजह से हम लगातार एक एनर्जी है जो रेडिएट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम अपने शरीर से एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ये सबके साथ है, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास टेम्परेचर है उसकी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है और एनर्जी रेडिएट भी कर रही है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होगा, बुखार होगा हमें, तो हमारे शरीर से जो रेडिएशन एमिट होगा वो अलग वेवलेंथ का होगा। और अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर हैं, सामान्य टेम्परेचर पे हमें बुखार नहीं है, तो हमारी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होगा वो अलग वेवलेंथ रेंज का होगा। तो थर्मल सेंसर्स कैमरे होते हैं, वो हमारी बॉडी से निकलने वाले इसी रेडिएशन को कैप्चर करते हैं और हमारे शरीर के तापमान को कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह से बुखार है कि नहीं है इस बात का पता उस थर्मल कैमरे में चल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब उसका टेम्परेचर थोड़ा स्थिर हो चुका है। अब से एकदम से कमरा ठंडा कर दो 5 मिनट में तो हम ठंडे हो जाएंगे, ठंडे लगेगी, हमारी स्किन ठंडी हो जाएगी। एकदम से यहाँ पर आग जला दो तो कमरे में गर्मी बढ़ जाएगी, हमारी स्किन भी गर्म हो जाएगी, बॉडी गर्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो वही लिखा है एनी ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एनी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। वहाँ पे लिखोगे नॉट ऑल मटेरियल्स आर इक्वली कैपेबल, नॉट ऑल मटेरियल्स आर equally capable of absorbing and emitting radiation. Not all materials are equally capable of absorbing and emitting radiations in frequency range from 0 to infinity. From 0 to infinity कहने का मतलब ये है, जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट है, बुखार नहीं हमें, तो हम कितनी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करेंगे। तो अगर आप रेंज देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, वेवलेंथ की टर्म में, फ्रिक्वेंसी की टर्म में बात करो, वेवलेंथ की टर्म में बात करो, तो मोस्टली हम जो होते हैं वो 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5500 एंगस्ट्रॉम या कभी कभी 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट तक एमिट करते हैं। तो हमारी बॉडी 98.6 फ़ारेनहाइट पर 6000 से 5.5 या 5000 एंगस्ट्रॉम तक की लाइट को एमिट करता है। तो इसका मतलब है कि ये तो अगर ये रेड का है, ये हमारा येलो का है और ऑरेंज का है, और ये हमारे येलो का है। तो जब इंसानों का हम थर्मल रेडिएशन देखते हैं तो थर्मल कैमरे में जो उनकी छवि आती है वो कुछ लाल, नारंगी और पीला, इन्हीं सब के साथ आती है। अब ऐसा कोई भी हमारे पास सामने ऐसी कोई बॉडी नहीं है इस तरह से प्रैक्टिकली जो 0 वेवलेंथ से लेकर के इनफाइनाइट वेवलेंथ या 0 फ्रिक्वेंसी से लेकर के इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी तक की सभी तरह के रेडिएशन को एमिट करती रहे। तो वही आपने लिखा है कि नॉट ऑल मटेरियल, सभी मटेरियल ऐसा नहीं होते, कुछ होंगे जिनको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे आगे, जो उसके नज़दीक है, नॉट एग्जैक्टली। लिखा है नॉट ऑल मटेरियल्स are equally capable of absorbing and emitting radiation in the frequency range from 0 to infinity। अब इसको काफ़ी अच्छे से समझने वाला जो इंसान थे पहले शुरुआती, वो थे किरचॉफ ने काफ़ी काम किया था इसके ऊपर। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट which is a good absorber of radiation, any object which is a good absorber of radiation of a specific wavelength, any object which is a good absorber of radiation of
specific wavelength is also good emitter of radiation, is also good emitter of radiation of the same wavelength of same wavelength। तो किरचॉफ का लॉ यहाँ ये कहता है कि भैया हम ऐसा करते हैं, क्यों इस झंझट में पड़े कि हम जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे वेवलेंथ की बात करें। जितना हमारे रुचि का है, जितना हमारे इंटरेस्ट का है, हम उसको करें। जिस वेवलेंथ को हम नाप पा रहे हैं हम उनके बारे में बात करें। जिनको हम प्रैक्टिकली कहीं यूज करना चाह रहे हैं हम उस वेवलेंथ के बारे में बात करें। तो उन्होंने कहा, किरचॉफ ने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको इससे एक खास तरह की वेवलेंथ एमिट होती है। मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ एमिट होती है और सबसे अच्छे तरीके से वो इसी वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा मात्रा में औसत रूप से एमिट करता है। तो यकीन मानिए किरचॉफ लॉ के हिसाब से ये इस वेवलेंथ को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो वही लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एनी वेवलेंथ, एनी स्पेसिफिक वेवलेंथ इज ऑल्सो गुड एमीटर ऑफ दैट वेवलेंथ। तो कोई ऑब्जेक्ट जिस वेवलेंथ को सबसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है वो उसको सबसे अच्छी तरह से एमिट भी करता है। तो अगर हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो जीरो से ले करके मान लो वेरी लार्ज वेवलेंथ लिमिट को एब्जॉर्ब करे, तो इसका मतलब है वो जीरो से ले करके वेरी लार्ज वेवलेंथ को एमिट भी करेगा। ठीक है, तो किरचॉफ कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जिस स्पेसिफिक वेवलेंथ को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वो उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का बहुत अच्छा एमीटर भी होता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसा ढूंढ लें जो बहुत कम, ऐसे लिखो, वेरी लो वेवलेंथ से लेकर के किसी वेरी लार्ज वेवलेंथ तक की रेंज को अगर एब्जॉर्ब करे, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उस वेरी लो से लेकर के उस वेरी लार्ज वेवलेंथ की रेंज को एक अच्छी तरह से एमिट भी कर पाएगा। अब समान रूप में हम ऐसे ऑब्जेक्ट देखते तो है नहीं, इस तो हमने एक तरह का अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत हमने इसको एक आइडियल बिहेवियर के तौर पे सोचा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और फिर उन्हीं सारी वेवलेंथ को अच्छे से एमिट करे। तो इस तरह का जो आइडियल सा बिहेवियर हम सोच रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी कह रहे हैं। तो हमने ब्लैक बॉडी की परिकल्पना अपनी इसी महत्वाकांक्षा के तहत की जब किरचॉफ का लॉ देखा कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ अ वेवलेंथ इज ऑल्सो गुड एमीटर ऑफ वेवलेंथ, तो इसी को हमने बढ़ाया कि ऐसे किसी बॉडी के बारे में सोचो जो बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करे और बहुत सारे वेवलेंथ को एमिट भी करे। समान रूप से कोई 4000, कोई 7000, कोई 5000, कोई 2000, कोई इस तरह से एक हमने चुन रखा है अपनी अपनी वेवलेंथ की वैल्यू को। तो हमने कैसे आइडियल से बॉडी कल्पना की कि जो ऐसे किसी 1, 2, 4000 पे रुके ना। उसने कहा ठीक है, मैं 1 भी करता हूँ, मैं 2 भी करता हूँ, मैं 4 भी करता हूँ, मैं 8000 भी एंगस्ट्रॉम को एब्जॉर्ब करूँगा और सबको एब्जॉर्ब करूँगा और सबको एमिट करूँगा। तो जो इतने सारे अकेले हैं उसका काम वो अकेले कर रहा है। तो ऐसी आइडियल ऑब्जेक्ट को हमने नाम देना शुरू किया ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे लिखो अगले पैराग्राफ, अगले लाइन से, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। अब इस तरह की ब्लैक बॉडी के बारे में अगर हम क्या, अब सवाल है क्या ऐसी एक ब्लैक बॉडी होती है, तो हमने कहा ब्लैक बॉडी की परिकल्पना ही हमने आइडियल रूप से की है, मतलब तो होना ही नहीं है, इस तरह सोच रहे हैं। देखो, तो फिर हमने कहा कि सब करने का मतलब क्या, तो कहा ठीक है होना नहीं है लेकिन हम उसके निकट तो पहुंच सकते हैं। ना सभी वेवलेंथ कहो, लेकिन जहां बाकी ऑब्जेक्ट कुछ इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए ही बहुत गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर हैं, तो चलो हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो 10 ऐसी लिमिट को, 10 ऐसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है और 10 वेवलेंथ को एमिट करती है। मतलब उसकी रेंज किसी एक खास के लिए नहीं बल्कि 10 के लिए है। तो ठीक, हमने कहा हाँ ये भी सही है, ना 0 से इन्फिनिटी सही, कम से कम कुछ रेंज तो हो हमारे पास।
तो अब इस तरह की आइडियल बिहेवियर से जब हम प्रैक्टिकल बिहेवियर की तरफ सोचते हैं तो हम कुछ ऐसे ब्लैक बॉडी हमने एक्सपेरिमेंटली बनाई हैं जो कि जैसा सोचा था आइडियलिज्म वैसा तो नहीं है, बट नज़दीक है, उसके कुछ निकट है, कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे लिखोगे एन एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फिगर। तो जिस तरह ऐसा फिगर ऐसा था कि एक कैविटी इस तरह से बनाई गई जिसका एक नोज़ल रखा गया। अब इसमें क्या था, जैसे कोई रेडिएशन आता है, रेडिएशन आया, यहाँ टकराया, फिर उसके बाद यहाँ टकराया, अंदर से पॉलिश कर दिया गया है इसको, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ, अब अंदर ही अंदर वो टकराता हुआ घूमता हुआ रेडिएशन चल रहा है, ट्रैप हो गया। ये वेवलेंथ लेमडा 1 आई तो भी ट्रैप हो गई, वेवलेंथ लेमडा 2 आई वो भी ट्रैप हो गई, तो लेमडा 1 से लेकर के लेमडा n तक जितनी वेवलेंथ आई सब इसके अंदर ट्रैप हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें इस सिरे से जितना रेडिएशन जा रहा है वो सब इसके अंदर ही अंदर ट्रैप होता जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पर एन एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी इज शोन बिलो, और ये ब्लैक बॉडी आप वहाँ पर बना लीजिए। इसमें लिखोगे अब अ फिगर रिप्रेजेंटेड अ कैविटी मेड आउट ऑफ हॉलो कंटेनर, अब अ फिगर रिप्रेजेंटेड अब अ फिगर इज मेड आउट ऑफ अ हॉलो कंटेनर ऑफ एनी मटेरियल से आयरन और कॉपर, इज मेड ऑफ अ हॉलो कंटेनर, एक खोखला कंटेनर है, ऑफ एनी मटेरियल, मान लो तांबे या लोहे का बना हुआ है, विथ अ नैरो ओपनिंग, विथ अ नैरो ओपनिंग, ये देखो बहुत पतला सा छेद है यहाँ पे, नैरो ओपनिंग है, इसका गला मुंह बहुत छोटा सा है, विथ अ नैरो ओपनिंग, फुल स्टॉप। दिस कंटेनर इज पेंटेड this container is painted in its inner walls, this container is painted in its inner walls, अंदर, अब इसके अंदर अंदर लैम्प ब्लैक से इसको पेंट कर दिया गया था, is painted, this container is painted inside the inner walls, एक में कैसे सेंटेंस बना दे, this container is painted inside, हाँ ऐसे लिखो, is painted inside with lamp black, this container is painted inside with lamp black। लैम्प ब्लैक का मतलब वो जो लैम्प जलाते हो तो कालिख नहीं हो जाती है, जैसे आप कहीं मंदिर में दिया जलाते हो, उसके ऊपर अगर आप कोई छत, कोई स्लैब जैसी है या उसके ऊपर आप कागज़ रख दो तो लैम्प जब जल रहा होता है तो उससे जो कालिख होती है वो उस कागज़ में इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह से लोग काजल भी बनाते हैं, लैम्प जलाते हैं, दिया जलाते हैं और दिया से जो कार्बन निकलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो वो काजल की तरह से भी यूज होता है। तो वही लैम्प ब्लैक, लैम्प मतलब वही लैम्प से निकलने वाला लैम्प ब्लैक, उसी से इसको पेंट कर दिया। तो क्या किया, लोहे की या कॉपर की एक कैविटी बनाई खोखला और उसको ऐसा किया, उसका मुहाना बहुत छोटा कर दिया, अंदर अंदर कालिख से पोत दिया और फिर रेडिएशन इसके अंदर भेजना शुरू किया। तो जितना रेडिएशन जा रहा है वो अंदर ही अंदर इसके एब्जॉर्ब होता चला जा रहा था। पेंटेड विद द लैम्प ब्लैक एज शोन इन गिवन फिगर। अब आगे लिखोगे एनी इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द होल ऑफ दिस कंटेनर, यहाँ से एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द होल ऑफ दिस कंटेनर is reflected by the inner walls, any radiation entered by this hole in this container, any radiation incident on the whole of this container is reflected from the walls of cavity until it get absorbed inside the cavity until it get absorbed, अंदर जाता है, रिफ्लेक्टेड होता है जब तक कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। फुल स्टॉप। इफ दिस कंटेनर इज हीटेड टू एनी हायर टेम्परेचर, इफ दिस कंटेनर इज हीटेड टू, if this container is heated to
any higher temperature, the radiation start to coming out of the hole. If this radiation is heated, if this container is heated to any higher temperature, the radiation started to coming out of the hole, and this radiation will have all the wavelength values. तो यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट लिया गया, इसमें क्या किया गया, किसी टेम्परेचर टी पर इसके अंदर हमने इधर से रेडिएशन भेजे, हमारे पास लैंप था या कुछ था, उससे हमने यहाँ रेडिएशन भेजे, रेडिएशन इसके अंदर चलते गए, एब्जॉर्ब होते गए, सब एब्जॉर्ब होते रहे, फिर हमने इसको गर्म कर दिया ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए। जब हमने इसको गर्म किया तो हमने देखा क्या, जब हम इस छेद के पास अपनी आँख ला के देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो सारे रेडिएशन हैं जो कि हमने इसके अंदर भेजे थे। तो जितने तरह के रेडिएशन इसके अंदर भेजे थे वो सब इसके अंदर एब्जॉर्ब होते रहे, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज किया, तो इस बॉडी ने वो सारे रेडिएशन बाहर एमिट करना भी शुरू कर दिया। जो किरचॉफ का लॉ था कि कोई बॉडी जनरली समान रूप से बॉडी किसी एक वेवलेंथ को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है तो उसी वेवलेंथ को सबसे अच्छे से एमिट भी करती है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने जितने तरह के वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए थे, टेम्परेचर बदलने पर वो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब जो किए वो एमिट भी कर दिए। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक ब्लैक बॉडी है जो कि सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, यहाँ सवाल आता है सर ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? तो ब्लैक वर्ड क्या होता है? देखो, ब्लैक कोई कलर एज इट इज़ कोई कलर तो नहीं हम कहेंगे इस सेंस में कि हम कलर का मतलब ये है, जैसे ये आप बोर्ड है, इस बोर्ड को आप ग्रीन क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये जो बोर्ड है इसका जो सरफेस है ये कुछ मॉलिक्यूलों से मिलके बना होगा, इसकी सरफेस में भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे और वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनकी अपनी एनर्जी होगी। तो जब इस पर वाइट लाइट गिर रही है, जो कमरे में हमने वाइट लैंप लगा रखे हैं उसकी वाइट लाइट जब गिर रही है तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी कलर की वेवलेंथ इस बोर्ड पे गिर रही हैं। वो जब रेडिएशन गिरता है तो इस बोर्ड के मॉलिक्यूल उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनका वाइब्रेशन ऐसा है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड ये सब तो एक तरह से इस बोर्ड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्रीन वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस वजह से ये बोर्ड आपको इस कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो जिस वेवलेंथ, अब देखो कितनी यहाँ पर आइकॉनी, देखो विडंबना क्या है, ये बोर्ड, इस बोर्ड का मटेरियल जिस रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, दैट इज ग्रीन कलर, जिसको वो तिरस्कृत कर दे रहा है, जिसको वो रिजेक्ट कर दे रहा है, इस बोर्ड की पहचान उसी रंग से ही हो रही है। अगर ये बोर्ड ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कर लेता, अगर ये बोर्ड ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कर लेता तो आप तक कोई रेडिएशन ना आता, कोई रेडिएशन ना आता तो आपको ये बोर्ड ब्लैक दिखाई पड़ता, इस बोर्ड को तब आप ब्लैक देखते। तो बोर्ड ब्लैक बोर्ड कब होता है? ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है जिसपे ऐसे मटेरियल कोटिंग होती है कि जो उसके ऊपर गिरने वाले सभी वेवलेंथ को एक तरह से एब्जॉर्ब कर ले, किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे। जब कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको ब्लैक दिख रहा है। अच्छा, अगर इसका मटेरियल जैसे चौक है, अभी मैंने ये किया, ऐसा कर दिया, तो आपको बाकी सब तो ग्रीन दिख रहा है, ये वाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने यहाँ घिस दिया तो अब क्या हुआ, जो बोर्ड के मटेरियल थे, बोर्ड के मॉलिक्यूल थे, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल आ गए। अब जब लाइट गिरेगी तो मुख्य रूप से इस हिस्से में कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल अपना काम दिखाएंगे। वो क्या कर रहे हैं?
वो ऐसे हैं, उनका बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्डिंग एनर्जी, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, उनकी रोटेशनल एनर्जी कुछ इस तरह से है प्यारों कि वो सभी वेवलेंथ जो उनके ऊपर आती हैं उन सबको वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो आप कहोगे क्या कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, वो हो सकता है भाई वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो हम देख सकते हैं ना। वायलेट से ज़्यादा भी वेवलेंथ होती है और रेड से भी ज़्यादा होती है, वायलेट से भी कम होती है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, इंफ्रारेड भी होता है। ये हीट को एब्जॉर्ब करके अपना काम कर रहे होंगे, रेडिएशन के लिए इनकी सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये सभी तरह की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे वाइट लाइट गिरती है वैसे ही वाइट लाइट आपको मिल जाती है। तो ब्लैक और वाइट को हम कलर कहें या क्या कहें, ब्लैक एक ऐसी कंडीशन है जब कोई भी कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं होती है आपकी आंखों तक, तो ब्लैक होता है। और जब वो सिस्टम खास तरह से रेडिएशन सभी तरह की वेवलेंथ को एमिट कर मतलब रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है तो वाइट दिखता है। ये बोर्ड ग्रीन है क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी हमारे पास एक चौक है, देखो खेल देखो कितना मज़ेदार है। इस चौक ये है रेड, क्यों? क्योंकि जब चौक बनाई गई तो इसका बेस तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सफ़ेद होता है, लेकिन इसमें कोई डाई मिलाई गई होगी, इसको गुलाबी लाल रंग देने के लिए इसमें कोई डाई मिलाई गई होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने डाई वगैरह पढ़ा होगा, या समझ लो एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है कोई, वो कैल्शियम कार्बोनेट में मिला दिया गया। उसके मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्ट्रक्चर तो बना रहा, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हुआ क्या कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी वेवलेंथ जिसके ऊपर गिर रहा था, जो कि उन सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, अब वो उसमें से बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब वही कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें डाई मिल गई है वो क्या कर रहा है, बाकी सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, केवल रेड को बाहर फेंक रहा है, इसीलिए इतना हिस्सा आपको रेड दिख रहा है। तो ये हिस्सा सभी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबको बाहर फेंक रहा था, तो वाइट दिख रहा था। ये केवल रेड फेंक रहा है तो इतना हिस्सा रेड दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कैसे एक ही कैल्शियम कार्बोनेट में कितना अंतर आ गया। सारी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ केवल रेड रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो इस तरह से हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी कलर को देखते हैं तो हमें वो दिखाई पड़ता है कि जो आ रहा है वहाँ से। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने अब आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पर। ब्लैक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन पे जितना भी रेडिएशन गिराते हैं थ्योरेटिकली सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम इनको क्या कह रहे हैं, ब्लैक बॉडी। लेकिन कैच पॉइंट क्या है, अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज कर दो तो ये सारे वेवलेंथ को बाहर भी फेंकेंगे। अगर बाहर फेंकेंगे और सारी वेवलेंथ जब हमारी आंखों पे गिरती हैं तो कैसा कलर दिखाई पड़ता है, वाइट। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ खड़े हो जाओगे और जब इसके अंदर रेडिएशन जाएगा तो ये जो छेद है ये बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, वाइट दिखाई पड़ेगा। अब इसको ये चीज़ मैंने देखी कहीं, ये चीज़ मैंने देखी इस चीज़ को शोले मूवी है, बहुत फेमस मूवी है। तो शोले मूवी में एक सीन ऐसा होता है, शायद क्लाइमैक्स के दौरान है, जहाँ पर धर्मेंद्र हैं, कौन है, ट्रेन चला रहे होते हैं और चारों तरफ से डाकू उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो ट्रेन को रोकने के लिए डाकू रास्ते में लट्ठे लगा देते हैं लकड़ी के। तो उसमें कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाओ। तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंजन वाला कोयले वाला इंजन है जिसमें कि कोयला फेंको तो ज़्यादा भाप बनती है, इंजन की स्पीड बढ़ती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, एक भट्टी, इंजन की भट्टी खोलते हैं और जल्दी जल्दी इसमें कोयला झोंकना शुरू कर देते हैं। प्रोबेबली शूटिंग के लिए सच में झोंक रहे थे। तो आप जरा उस सीन में देखिएगा, वो जो भट्टी है उसका वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई पड़ती है, वो बिल्कुल सफ़ेद चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो जो भट्टी है ना बच्चों, वो एक तरह से ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रही है। जैसे उसके अंदर कोयला फेंका गया, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ी, सभी तक रेडिएशन एमिट हुआ, तो सारा रेडिएशन निकल करके जब भट्टी को देखते तो वाइट दिखाई पड़ता है। अब मैंने उस पिक्चर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि समान रूप से हम कभी उतनी तेज भट्टी कहीं देखते तो है नहीं समान रूप से आम जीवन में। लेकिन मूवी के उस हिस्से में मैंने एक बार कभी देख रहे थे तो वो अचानक से जब दिखा मुझे
तो मुझे क्लिक किया कि ये तो ब्लैक बॉडी जैसा कुछ है जो विजुलाइज किया जा सकता है। जैसे इसको हम इमेजिन करते हैं, लेकिन हम उस मूवी को सीन को देखेंगे तो हमें भट्ठी दिखाई पड़ती है, तो वो एक थोड़ा सा एक तरह का क्या कह सकते हो, एक विजुअलाइजेशन जैसा आपको देख सकते हो, तो इसीलिए इसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब जो रेडिएशन यहाँ से बाहर निकला, लोगों ने क्या किया, उसको प्लॉट किया, उसको ग्राफिकली प्लॉट किया, उसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देखा, तो क्या हुआ प्लॉटिंग, वो हम लोग देख लेते हैं। वही जो प्लॉट है, उसी प्लॉट को ही हम ब्लैक बॉडी, उसी प्लॉट को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहेंगे। तो हमारे लिए वो जो प्लॉट हम करने जा रहे हैं उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहेंगे। यहाँ पे लिखोगे for the radiation coming out of this cavity, for the radiation coming out of this cavity, for the radiation coming out of this cavity, a graph may be plotted as, a graph may be plotted between intensity of the radiation, nu is the मतलब new क्या लिखो, wavelength लिखो। A graph may be plotted between the intensity of radiation and the wavelengths coming out from it, and the wavelength coming out from it। एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम ये आप समझ लो, ये इतने 1000 एंगस्ट्रॉम में इसको नाप रहे हैं। मतलब अगर हमने यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसा लिखा है कि 2, तो इसका मतलब 2000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ लिखा है 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8, ऐसे इस तरह से 1000 में है हमारा ये ग्राफ। ठीक है, अब जरा देखें ग्राफ कैसा है। अब ग्राफ कुछ ऐसे है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है। और अब ग्राफ में एक चीज़ देखना, ये जिसका पीक है वो ये है, इसका पीक देखो शिफ्ट हो रहा है। पीक शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पीक है, यहाँ पीक है, यहाँ पीक है, यहाँ पीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये कैसे प्लॉट किए जा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किए जा रहे हैं। तो ये वाला जो है, मान लो इसको हमने प्लॉट किया 2000 केल्विन पर, ठीक है। इसको प्लॉट किया 1750 केल्विन पर, इसको प्लॉट किया 1250 केल्विन पर, इसको प्लॉट किया 1000 केल्विन पर। गड़बड़ हो गई, गड़बड़। अब देखो गड़बड़ इसमें ये हो गई कि मैंने बनाया तो वेवलेंथ की रेंज में, ठीक है, बनाया वेवलेंथ की रेंज में, यहाँ ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ की रेंज में, लेकिन ग्राफ बना दिया फ्रिक्वेंसी का। तो इसका मतलब क्या है, इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कर दो, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कर दो, और यहाँ लिख दो इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब ये वैल्यू है 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये है 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी के साथ नाप रहे हो, ये फ्रिक्वेंसी के साथ है, तो ये ग्राफ है। वेवलेंथ के साथ ग्राफ बनेगा। चलो मैं इसको बना देता हूँ। चलो अच्छा हुआ ये थोड़ा सा इसको यहाँ इसी बहाने हमें एक चीज़ को डिस्कस करने का मौका मिल गया। वेवलेंथ के साथ है इन टर्म्स ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखना यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब यहाँ ग्राफ ऐसे आया, जैसे बड़ा वाला बनाते हैं, ये हुआ,
इस तरह ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, सबसे पहला वाला 1000 केल्विन, तो इसका लेमडा यहाँ पर होगा, लेमडा टर्म में यहाँ पे होगा। और ये जो दूसरा वाला है 1250 का, इसका लेमडा यहाँ होगा। जो तीसरा वाला है 1750 का, उसका लेमडा थोड़ा सा इसको ऐसे बना दे प्रॉपर तरीके से, तो उसका लेमडा यहाँ होगा। और जो ये वाला है इसको थोड़ा सा ठीक कर दें, तो ये इसका लेमडा यहाँ होगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे यहाँ पीछे की तरफ शिफ्ट, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो पीक है ये किधर शिफ्ट हो रहा है, ये पीक शिफ्ट हो रहा है लेमडा की मिनिमम वैल्यू की तरफ। 0 लेमडा है, लेमडा की मिनिमम वैल्यू तक तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी के केस में देखोगे तो हमारा जो पीक है वो हायर फ्रिक्वेंसी वैल्यू की तरफ शिफ्ट होता है। वेवलेंथ के टर्म में देखोगे तो हमारा जो पीक है, ये पीक है लोअर वेवलेंथ की वैल्यू की तरफ शिफ्ट होता है। क्यों होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इन दोनों ग्राफ में अंतर क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो उसकी वेलोसिटी c होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी आप फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होने का मतलब ये है कि अगर लैम्डा के साथ व्यवहार जो भी होगा उसका उल्टा व्यवहार फ्रिक्वेंसी के साथ होगा। यही तो मतलब है रेसिप्रोकल होने का। तो जब हम फ्रिक्वेंसी के केस में देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, अगर आपने ग्राफ फ्रिक्वेंसी के टर्म में खींचा है तो पीक हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ के केस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेवलेंथ की लोअर लिमिट की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा। तो ये आपके पास आ गया आई लेमडा। तो आई लेमडा ये है, और आई इन टर्म ऑफ न्यू यानी फ्रिक्वेंसी, ये ग्राफ है हमारे पास। दोनों ग्राफ को हम बना लेते हैं। हो सकता है आप किताब से देखें, चीज़ों को इंटरनेट पे देखें, तमाम तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं उन पे देखें, तो दोनों ही तरह के चित्र आपको दिखेंगे। कई बार क्या होगा, आप अभी शुरुआत में ना देख पाएँ कि ये फ्रिक्वेंसी के साथ है या वेवलेंथ की तरफ है, नहीं ध्यान गया, और इन दोनों में से किसी और को देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यहाँ तो ग्राफ इधर जा रहा है, हमें तो उस तरह बनवाया गया। तो दोनों ही वेरिएशन देख लिया आपने, और अब हम इनके बारे में कुछ चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लें इसके बारे में। अबव फिगर्स रिप्रेजेंटेड द energy intensity spectrum of black body at different temperatures full stop. The temperature is a continuous curve, देख रहे हो ना, कहीं ब्रेकिंग, जहाँ शुरू हुआ वहाँ से फिर वो चल ही रहा है, बीच में कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। फिर लिखोगे द कर्व इज अ continuous spectrum and it contains all the wavelengths in a given frequency range or given wavelength range. Is a continuous curve between all the given frequency, contains all the, क्या लिखा है, this spectrum contains radiation of all the frequencies or wavelength in the given range. Frequency
all the wavelengths in the given frequency और wavelength range। ठीक है, ये इस कर्व की खास बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलो फिर अभी कितना हुआ टाइम, ओके चलिए फिर बच्चों यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। तो अगली क्लास में हम 2-3 चीज़ें करेंगे। एक तो इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इनसे और क्या क्या डिस्कस निकाले गए उनको हम लोग लिख लेंगे। फिर इसको देख करके प्लांक ने क्या आइडिया डेवलप किया उसको देख लेंगे। तो अगली क्लास में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। जब वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे सामने जिम्मेदारी आएगी अगला टॉपिक रेज करने की, और अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग वहाँ से फिर समझना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक आज रखते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।